मैं डॉक्टर मंजू कंसल, एसोसिएट प्रोफेसर मीरा कन्या महाविद्यालय, एमए फाइनल की सभी छात्राओं को नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड में व्यापार तथा वाणिज्य, मध्यकाल में व्यापार तथा वाणिज्य, और उसके अंतर्गत अंतर्देशीय और समुद्र तटीय व्यापार का अध्ययन हम करेंगे कि किस प्रकार से अरब और यूरोपियन जितने भी कंट्रीज़ थे उनके साथ भारत का व्यापार रहा। आप जैसा कि सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत का व्यापार विभिन्न देशों के साथ रहा है। मध्यकाल के इतिहास में व्यापारिक दृष्टि से देखें, वाणिज्य और उद्योग की दृष्टि से यदि हम अध्ययन करते हैं तो 8वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक का काल भारत के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्राचीन काल से ही यदि व्यापार वाणिज्य का अध्ययन किया जाए तो प्राचीन काल में विदेशियों से भारत के व्यापारिक संबंध अत्यंत ही सुदृढ़ रहे हैं। इसी परंपरा में तुर्कों द्वारा दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना की गई और दिल्ली सल्तनत में जो व्यापारिक संबंध भारत के विदेशों के साथ रहे, यूरोपियन देशों के साथ रहे, अरब कंट्रीज़ के साथ रहे, वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। 7वीं शताब्दी से लेकर यदि हम 10वीं शताब्दी तक के अध्ययन करें तो इस काल को भारत तथा अरब जगत के मध्य व्यापारिक संबंधों का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसमें जो विभिन्न इतिहासकार हैं उन सल्तनतकालीन इतिहासकारों ने जो व्यापार और वाणिज्य से संबंधित हमें जानकारी प्रदान की है उनमें प्रमुख स्थान है अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सिहाबुद्दीन, अल उमरी आदि लेखकों ने सल्तनत काल की दस्तकारी, उद्योग धंधे और कृषि के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान की है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे साक्ष्य भी इस काल के हमें प्राप्त होते हैं जिसमें अशरफ के.एम. जिन्होंने लाइफ एंड कंडीशंस ऑफ द पीपल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स दिल्ली 1959 के अनुसार हमें काफ़ी जानकारी इस मध्यकालीन व्यापार की प्राप्त होती है। और अशरफ महोदय ने जो मध्यकालीन व्यापार है उनके संबंध में ये बताया है कि इस काल के में लोगों का जो जीवन था इतना स्थिर नहीं था। विभिन्न प्रकार के सैनिक आक्रमण, युद्ध, विद्रोह और प्रशासकीय शिथिलता के कारण व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य की स्थिति कभी कभी शोचनीय और दयनीय हो जाती थी। और वर्षों की स्थिरता के कारण हम ये कह सकते हैं कि जो व्यवसाय था, वाणिज्य था, वो व्यवधानों के बाद भी नष्ट नहीं होता था। और ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि भारतीय क्षमता और दूरदर्शिता के कारण जगह जगह व्यापार और वाणिज्य की व्यवस्था धीरे धीरे चलती रही। इसी प्रकार का वर्णन हमें बारबोसा से भी प्राप्त होता है जो कि उस काल के इतिहासकार हैं और उन्होंने गुजरात के प्रारंभिक मध्यकालीन वस्त्र व्यवसाय और व्यापार के लिए काफ़ी कुछ हमें बताया है। और इसके साथ ही अगर यदि हम देखें कि प्राचीन काल में और मध्यकाल के अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था जो हमारी थी भारत की, उसको का आधार जो था वो कृषि रहा था। यानी भारत एक कृषि प्रधान देश प्राचीन और मध्यकाल में रहा और जितना भी भू राजस्व एकत्रित किया जाता था वही राजकीय आय का प्रमुख स्रोत माना जाता था। और जब कभी भी कृषि उत्पादन में कमी होती थी या वृद्धि होती थी तो सीधा भू राजस्व के संकलन की व्यवस्था पर प्रभाव
पड़ता था, और अगर अधिक भू राजस्व की प्राप्ति हुई है तो उससे राजकीय कार्यों में सुविधा प्राप्त होती थी, और यदि भू राजस्व कम प्राप्त हुआ है तो उससे हमें राजकीय कार्यों में बाधा देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मध्यकालीन जो व्यापार था उसके स्रोत हमें साक्ष्य कौन से प्राप्त होते हैं, स्रोत कौन से प्राप्त होते हैं, और इतिहासकारों ने किस प्रकार का वर्णन किया है। तो इसके अंतर्गत व्यापार और वाणिज्य के अंतर्गत हम इसको दो कालों के अंतर्गत बांटते हैं, जिसमें एक है सल्तनत काल में व्यापार और उद्योग, और दूसरा है आपके प्रमुख रूप से मुगल काल में व्यापार और उद्योग। और सल्तनत काल का जब हम अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन के अंतर्गत हम ये पाते हैं कि मध्यकाल में अरबों का आगमन भारत में हुआ, और मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण भारत पर में हुए, और उसके बाद भारत के लोग अरबों के संपर्क में, प्रत्यक्ष संपर्क में आए। और हम ये भी देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जहाँ जहाँ भी गया, न केवल उसने व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की, बल्कि उसने व्यापारियों को सामूहिक रूप से क्षमा करते हुए, और व्यापारियों ने मोहम्मद बिन कासिम को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। तो इस एक प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम के साथ ही मध्यकालीन अरबों के साथ व्यापारिक संबंध हमारे स्थापित होते हैं, और व्यापारियों और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आपसी समझौते के कारण यहीं से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम के शासनकाल में ब्राह्मणाबाद नामक स्थान पर एक किला था, जिस पर कि मोहम्मद बिन कासिम ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। और वहाँ पर कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने व्यापारियों को शरण भी प्रदान की थी, और उसने मोहम्मद बिन कासिम के समय जितने अरब भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने उस काल के व्यापारिक नगर भारत में कौन कौन से थे उनकी एक लंबी सूची भी हमें प्राप्त होती है। तो प्रमुख रूप से नगर, व्यापारिक नगर भारत में कौन कौन से थे, अगर उनका नाम हम देखें तो उसमें लाहौर, मुल्तान, खंबात, धार, कन्नौज, रामेश्वर, उज्जैन, मथुरा, कालिंजर, ग्वालियर, खजुराहो, अयोध्या, वाराणसी, पेशावर, शालकोट, राजगिरी, सुनाम, मेरठ आदि इस प्रकार के नगरों की सूची इन इतिहासकारों के विवरण से हमें प्राप्त होती है। और हम ये भी पाते हैं कि भारत के जो शासक थे उन्होंने हमेशा अरब व्यापारियों के प्रति आदर का व्यवहार किया और प्रदर्शन किया, और इसी कारण दक्षिणी भारत में जो मुस्लिम व्यापारी थे वो अलग से उन्हें बड़े बड़े नगरों में भूमि प्रदान की गई, ताकि वह उन स्थानों पर, मुस्लिम व्यापारी दक्षिणी भारत के उन स्थानों पर बस जाएं और वहाँ पर बसकर व्यापार में सहयोग प्रदान कर सकें, और वहाँ पर दक्षिणी भारत में इन मुस्लिम व्यापारियों को मकान, धार्मिक स्थान, कब्रिस्तान आदि की समुचित व्यवस्थाएं और सुविधाएं उन्हें प्रदान की गई, जिससे अरब और भारतीय व्यापारियों में आपस में ये तालमेल व्यापारिक दृष्टि से बिठाया जा सके। 11वीं शताब्दी में अल-बरूनी, जो कि एक सल्तनत काल का इतिहासकार कहा जाता है, उसने एक विवरण हमें प्रदान किया है, और उसने ये कहा है कि मुस्लिम व्यापारी उत्तर में कश्मीर के राजौरी नामक स्थान तक व्यापार करते थे, और रायवंश के जो दीवान थे उन्होंने कहा है कि हिंद के अधिकतर राजाओं से अच्छे संबंध अरबों के स्थापित हुए थे,
और उनके जो व्यापार के काफ़िले थे, व्यापारियों के जो काफ़िले हुआ करते थे, उन्हें भी पूरी सुरक्षा प्रदान की गई थी और वह सुरक्षा के साथ पूरे क्षेत्र में विचरण किया करते थे। तो इस प्रकार का विवरण अल-बरूनी के द्वारा व्यापारियों के संबंध में दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जब वापस लौट गया और उसके बाद गोर साम्राज्य का शासक बहराम गोर ने भारत का भ्रमण किया और वह व्यापारी के रूप में भारत में आया और उसने व्यापारी के रूप में भारत के स्थान स्थान पर भ्रमण भी किया और वहाँ हर स्थान पर उसे सम्मान प्राप्त हुआ। तो गोर मोहम्मद बिन कासिम के बाद गोर साम्राज्य जो प्रारंभ हुआ, उस गोर साम्राज्य के व्यापारियों ने भी भारत का भ्रमण किया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि तुर्की साम्राज्य की भारत में स्थापना हुई, जिसे कि हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना उत्तरी भारत में लगभग कई स्थानों पर हुई और उनके द्वारा सशक्त शासन व्यवस्था की उत्पत्ति भारत में हुई। और उसमें हम देखते हैं कि 5 वंशों तक सल्तनत काल भारत में फलीभूत हुआ, जिसमें हम दास वंश और तुगलक वंश और इसके अलावा लोदी वंश और सैयद वंश और खिलजी वंश को प्रमुख रूप से लेते हैं। तो अब इसके बाद हम जो सल्तनत काल में व्यापारिक स्थिति है, वह इन वंशों के शासकों के आधार पर अध्ययन करेंगे और उसको पढ़ेंगे। तो उत्तरी भारत में जो ये शासन व्यवस्था तुर्कों की स्थापित हुई और उसके बाद दक्षिणी भारत में बंगाल, बिहार, दोआब, मालवा, राजपूताना, पंजाब, गुजरात में कृषि और उद्योगों के संबंध में व्यापारिक विकास हुआ और वहाँ पर ये सारे उद्योग धंधे पनपने लगे और जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। और दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा जो व्यक्ति की दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं थी और सैनिक साज सामान, हथियार, अस्त्र शस्त्र, वस्त्र आदि और अमीर वर्ग के लिए विलासिता की वस्तुओं का निर्माण बड़े पैमाने पर राज्य के संरक्षण में भारत में होने लगा और इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक कारीगर व शिल्पकार राज्य की सेवा में आने लगे और इसी कारण अनेक प्रकार की वस्तुओं का आयात निर्यात विदेशों से होने लगा। और इसी संदर्भ में भारत में मध्यकाल में सल्तनत काल में व्यापार और वाणिज्य की स्थिति को हम प्रत्येक शासक के संदर्भ में अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे और उसमें सबसे पहले हम दास वंश की व्यापारिक स्थिति को लेंगे, यानी उद्योग धंधों को। जैसा कि इस पावर पॉइंट में मैंने जो लिखा है कि उद्योगों को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक पहला है आपके कृषि पर आधारित उद्योग, यानी कृषि पर आधारित उद्योगों से हमारा तात्पर्य है कि जो उत्पादन भूमि से हमें प्राप्त होता है, जिसमें चाहे हम गन्ना लें या नील लें, शोरा लें या कोई भी चीज़ हम वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हम खाने पीने की आवश्यकताओं की वस्तुओं को भी ले सकते हैं। तो सबसे 2 भागों में जब हम उद्योगों को बांटते हैं तो एक तो आपका आता है कृषि पर आधारित उद्योग और दूसरा है दूरस्थ बाजारों की पूर्ति हेतु उद्योग, यानी दूर के नगर यानी जहाँ उत्पादन है तो उस स्थान से उन वस्तुओं को तैयार करके दूसरे नगरों में उसको बेचा जाना
और इस प्रकार के जो उद्योग धीरे धीरे पनपे उनको हम इसमें समाहित करते हैं। और इसके बाद हमने अरबों के आगमन का अध्ययन किया और अब हम सल्तनत कालीन प्रमुख सुल्तान और व्यापारिक स्थिति का जब अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम दास वंश को लेते हैं। और दास वंश में हम देखते हैं सबसे पहला शासक मोहम्मद गोरी के यहाँ से जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को वह भारत का प्रशासन सौंपकर वापस गजनी लौट गया। और मोहम्मद गोरी का ये स्वामी भक्त जो दास था उसने 4 साल तक भारत में शासन किया और 1193 ईस्वी में मलिक उल उमरा इसामुद्दीन को दिए गए निर्देशों से ज्ञात होता है कि उसके काल में जो प्रांतीय गवर्नर थे उनके कुछ कर्तव्य कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्धारित किए गए थे और उन कर्तव्यों में इन प्रांतीय गवर्नरों का जो प्रमुख कर्तव्य था बड़े बड़े मार्गों, सड़कों, पुलों और छोटे मोटे मार्गों पर सुरक्षा की व्यवस्था करना और व्यापारियों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना इसका प्रमुख कर्तव्य निश्चित किया गया था। तो इस आधार पर चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल था वो बहुत ही कम पीरियड के लिए रहा था और दूसरी बात ये थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक प्रारंभिक शासक था और उसे 4 साल का जो समय प्राप्त हुआ था वो इस तुर्की सल्तनत को स्थायित्व प्रदान करने में ही उसका व्यतीत हो गया था और इसी कारण वह अधिक कुछ नहीं कर पाया था। इसके अंतर्गत जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया उससे ये ज्ञात होता है कि वह भी व्यापारियों का हितैषी था, यानी उसने जो प्रांतीय गवर्नरों को आदेश प्रदान किए उनसे हमें आभास होता है कि वह व्यापारियों का हितैषी था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका प्रमुख जो दास था इल्तुतमिश वो गद्दी पर बैठा और उसके शासनकाल में ये कहा जाता है कि उसने विदेशी व्यापारियों को विशेष उपहार देकर हमेशा सम्मानित किया। और उस समय के जो हमें समकालीन स्रोत प्राप्त होते हैं वो इस बात का प्रमाण कहे जा सकते हैं कि उस काल के अंतर्गत भारत में, हिंदुस्तान में जगह जगह पर कुछ ऐसी नियुक्तियां की गई थी जो कि हमेशा व्यापारियों के हित में रही और उनमें 2 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारियों का नाम हम ले सकते हैं और उनके नाम है शहनो और गुमास्तो की नियुक्ति की जाती थी इल्तुतमिश के शासनकाल में, जिनका मुख्य कार्य होता था कि जो व्यापारियों के मार्ग थे, चाहे वह सड़क मार्ग हो, स्थल मार्ग हो, तो उन मार्गों की देखभाल करना और वहाँ जो बीच बीच में व्यापारियों के ठहरने के लिए धर्मशाला, जिसे सराय का कहा जाता है, सराय जो स्थापित की जाती थी, वहाँ पर व्यापारियों के ठहरने की पूरी व्यवस्था करना, उनकी सहायता करना, उनको संरक्षण प्रदान करने का कार्य किया जाता था। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश के शासनकाल में व्यापारियों की सहायता और संरक्षण प्रदान करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद जो रजिया सुल्तान का कार्यकाल रहा और आप जानते हैं कि रजिया सुल्तान चूँकि स्त्री थी और स्त्री होने के कारण उसके शासनकाल में संघर्ष ज़्यादा रहा और हमेशा उसे अच्छी प्रशासक का प्रमाण देने के लिए संघर्षरत रहना पड़ा और इसी कारण उसके समय की ज़्यादा गतिविधियां हमें प्राप्त नहीं होती हैं। उसके बाद एक सुदृढ़ शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा और वह था गयासुद्दीन बलबन। और बलबन के शासनकाल में हम देखते हैं कि उसने लोह और रक्त की नीति अपनाई थी और उसने अपने शासनकाल में विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक सुधार किए
और आर्थिक सुधार किए और शांति और व्यवस्था कायम करने का प्रयास उसके शासनकाल में किया गया। और अपने सिंहासन पर आते ही उसने व्यापारिक प्रगति और कृषि प्रगति की ओर ध्यान देना प्रारंभ किया और इसी कारण व्यापारिक प्रगति के लिए उसने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। सबसे पहला जो उसने कदम उठाया वो ये था कि व्यापारिक मार्ग की सुरक्षा के लिए, कई बार ऐसा होता था कि जब व्यापारियों के काफिले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो लुटेरे उनका मार्ग रोक लेते थे और उनसे धनराशि और उनके माल को लूट लेते थे और लूट कर जंगलों में छिप जाते थे। और उस समय जंगल इतने घने थे कि उन जंगलों में छिपने के बाद उनकी खोज करना भी मुमकिन नहीं हो पाता था। तो इस दृष्टि से व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बलबन ने सबसे पहला जो काम किया था वह था कि इस प्रकार के जो बड़े बड़े जंगल थे उन जंगलों को सबसे पहले उसने साफ करवाया। और एक जाति थी मेव जाति, जो कि उपद्रवी जाति के नाम से जानी जाती है। तो उस मेव जाति की जो गतिविधियां थी उन पर अंकुश लगाने के लिए इन जंगलों को साफ करवाया गया, जिससे कि वो व्यापारियों से लूटमार नहीं कर सकें। और इसके साक्ष्य हमें उपलब्ध होते हैं कि बलबन ने कटिहार और दोआब के इलाके में भी जंगल साफ करवाए, जिससे कि ये मार्ग चोरों और डाकुओं से सुरक्षित हो गए थे। इसी प्रकार से एक इतिहासकार हैं, सल्तनत काल का इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, जिसका नाम सभी ने आपने सुना होगा। उसकी एक पुस्तक है फतवा ए जहांदिरी और उसमें उसने व्यापारिक वर्ग और आम जनता की भलाई के लिए शासकों और जो कर्मचारी थे उनको विभिन्न प्रकार के उपदेश और निर्देश दिए। उनका उल्लेख उनके बर्नी के ग्रंथ से हमें प्राप्त होता है और उसमें जो लघु उद्योगों की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। और उन लघु उद्योगों में जैसे हस्तकला उद्योगों का विकास उसके बलबन के शासनकाल में हुआ और बलबन ने व्यापारिक वर्ग और कारीगर वर्ग को प्रोत्साहन प्रदान किया। इसके संबंध से हमें जानकारी प्राप्त होती है। और उसने माल की जो कीमत होती थी उसकी कम रखने के निर्देश प्रदान किए, यह भी जानकारी इससे हमें उपलब्ध होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बलबन के शासनकाल में व्यापारिक विकास हुआ, लघु उद्योग हस्तकला उद्योगों का विकास और उसके संबंध में निर्देश भी हमें इतिहासकारों के विवरण से प्राप्त होते हैं। इसके बाद दास वंश के बाद दूसरा वंश आपके प्रारंभ होता है खिलजी वंश। और खिलजी वंश में हम प्रमुख रूप से दो शासकों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला है जलालुद्दीन खिलजी और दूसरा है आपके अलाउद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी के बारे में आप जानते हैं कि वह एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, लेकिन उसने अपने शासनकाल में व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्देश प्रदान किए थे। इसके साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं और हमें ये प्राप्त होता है कि दिल्ली और लखनऊ के मध्य में जो स्थल मार्ग था और उसके बीच में जो जंगल थे, उन जंगलों को जलालुद्दीन खिलजी ने साफ करवाया, जिससे कि डाकुओं और लुटेरों से सुरक्षा प्राप्त हुई। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी का शासन प्रारंभ होता है। और जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक दृष्टि से धन संचय करने के लिए, क्योंकि आप ये जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी वह प्रथम शासक था जिसने कि न केवल उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त की थी, बल्कि उसने दक्षिणी भारत पर भी विजय प्राप्त की थी। और इसी कारण उसने यातायात के साधनों का विकास किया था और अपनी आर्थिक नीति को भी क्रियान्वित किया था।
और उसका जो बाजार नियंत्रण है आंतरिक दृष्टि से, जो आर्थिक सुधार की दृष्टि से, तो वह भी प्रसिद्ध माना जाता है। तो उसके शासनकाल में जो हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं वह एक ग्रंथ है, कवायद उल फवाद नामक ग्रंथ, जिसमें निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया की मजलिसें हमें प्राप्त होती हैं और उसमें भी इसके संबंध में काफ़ी कहानियाँ चर्चित पाई गई हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहला जो काम किया सुरक्षा की दृष्टि से, मार्गों की सुरक्षा की को देखते हुए, वह यातायात के साधनों का विकास किया और उसने दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी थी दिल्ली और दूर दूर के जो व्यावसायिक और व्यापारिक केंद्र थे उन सबको मार्गों से जोड़ा। यानी दिल्ली से दक्षिण की तरफ उत्तर के विभिन्न जो नगर थे उन सारे व्यापारिक जो केंद्र थे, मार्ग थे, उनको आपस में जोड़ा उसने, जिससे कि आसानी से व्यापारी एक दूसरे केंद्र पर जाकर अपने सामान की सुरक्षा भी रख सकें और व्यापार भी कर पाएं। और इसी कारण कई व्यापारी राज्य की सेवा में आ गए थे और वो दूरस्थ भागों तक अपना माल और अपनी वस्तुएं लाने ले जाने लगे। और अमीर खुसरो जो इतिहासकार उस काल का है, उसने ये कहा है कि अलाउद्दीन के काल में सिंध नदी से लेकर समुद्र तक चोर डाकुओं का कोई नामो निशान हमें देखने को नहीं मिलता है। यानी उसके प्रशासन, आर्थिक प्रशासन के कारण ही माल और व्यापारी और मार्ग सुरक्षित हमें देखने को मिलते हैं। और औलिया ने, निजामुद्दीन औलिया ने जो कहानियाँ बताई है उससे हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसमें समकालीन लोगों के आवागमन, यातायात, व्यापार संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। और कई दरवेशों ने भी इस प्रकार की जानकारी प्रदान की है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर दासों का व्यापार किया जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भी व्यापारिक प्रगति हमें देखने को मिलती है। फिर आता है आपके तुगलक वंश, और तुगलक वंश में दो शासकों का इस दृष्टि से हम अध्ययन करते हैं। एक है आपके गयासुद्दीन तुगलक और दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक। और उनके शासनकाल में गियासुद्दीन तुगलक और फिरोज तुगलक दोनों ने ही व्यापार, कृषि और व्यापार के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया था। बर्नी के अनुसार, इतिहासकार बर्नी के अनुसार उनके राज्यकाल में यहाँ तक कि भिखारी जो थे वो भी काम धंधे में लग गए थे। इस प्रकार का विवरण हमें प्राप्त होता है। और अनेक प्रकार के उद्योगों का उनके काल में विकास हुआ और इसके कारण समृद्धि का विकास भी हुआ। और लुटेरे और चोर अब मार्गों की सुरक्षा में लग गए थे और उसके शासनकाल में कई सुधार कार्य भी हमें देखने को मिले। और आप देखते हैं कि उन्होंने अपने आर्थिक विकास के लिए विभिन्न सुधार कार्यों में नहरें खुदवाई, बाग लगवाए और जो जर्जर अवस्था में नगर पाए जाते थे उनको वापस उनके द्वारा आबाद किया गया, जिससे कि इन सुधार कार्यों से व्यापार में वृद्धि की जा सके। और मोहम्मद तुगलक का कार्यकाल व्यापारिक गतिविधियों के लिए हमेशा मध्यकाल में याद किया जाता है। इब्न बतूता जो इतिहासकार हैं हमारे, उन्होंने ये कहा है, लिखा है अपने ग्रंथ में कि विदेशी व्यापारियों के निर्बाध आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना, गुप्तचर व्यवस्था, निरीक्षण कार्य आदि की बहुत अधिक प्रशंसा अपने ग्रंथ में इब्न बतूता ने की है। यानी तुगलक के काल के अंतर्गत विदेशी व्यापारी आसानी से भारत में आने लगे थे। जगह जगह पर इनके शासनकाल में डाक चौकियाँ स्थापित की गई थी, जहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से सैनिक व्यवस्थाएं की गई थी
और शासकों के द्वारा गुप्तचर लगा दिए गए थे, जिससे कि उनको हर पल की खबर प्राप्त हो सके। इसी प्रकार का जो विवरण है वह हमें मसालिक उल अमसार नामक ग्रंथ से भी मिलता है, जिसमें कि ये विवरण प्राप्त होता है कि स्थान स्थान पर जलाशय, व्यापारियों की सुविधा के लिए जलाशय, सराय, बाजार, भंडार गृह स्थापित किए गए थे, जिससे कि आर्थिक विकास संभव हो सके। इसी प्रकार से इतिहासकार इब्न बतूता लिखता है कि यात्रियों को अपने साथ तंबू व पशुओं के लिए चारा लेकर चलने की आवश्यकता नहीं थी। उसने बहुत से व्यापारिक नगरों एवं व्यापारिक गतिविधियों का वर्णन करते हुए ये कहा है कि अब यात्रियों को इतनी सुविधा दी गई थी, व्यापारियों को, कि उन्हें रात्रि विश्राम के लिए सराय की व्यवस्था प्राप्त हो जाती थी, तंबू ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और जिन पशुओं पर ये यात्रा करते थे, सामान ले जाते थे, उनके लिए भी चारा लेकर जाने की आवश्यकता नहीं थी। इसी प्रकार से मोहम्मद तुगलक ने, कहा जाता है कि अनेक प्रकार के करों को भी समाप्त कर दिया था, जिससे कि व्यापारियों को काफ़ी छूट प्राप्त हुई थी। फिरोज़ तुगलक का जो काल कहा जाता है सल्तनत काल में, वह शांति और समृद्धि का काल कहा जाता है, जो इस नाम से प्रसिद्ध है। और उसके सुधार कार्यों को यदि हम देखें, आर्थिक सुधार कार्यों को, तो सबसे पहला जो फिरोज़ तुगलक ने काम किया था वो था करों को, ऐसे करों को समाप्त करना जो कि जिनके भुगतान के लिए व्यापारियों को काफ़ी कष्ट भोगना पड़ता था। और उन करों में से प्रमुख एक जो कर था वो था क्रय विक्रय पर लगने वाला कर, जिसे उर्दू भाषा में हम कह सकते हैं दलाल ए बाजार हा। उस कर को उसने समाप्त कर दिया। इसके अलावा चुंगी ए गल्ला है कर को उसने समाप्त कर दिया, जो कि जिसका मतलब होता है, चुंगी ए गल्ला का मतलब है अनाजों के ढेर पर लगने वाला कर। तो इस प्रकार के जो व्यापारियों के लिए कष्टप्रद कर थे उनको उसने समाप्त कर दिया। इसके अलावा आर्थिक विकास के लिए उसने अनेक औद्योगिक नगरों का निर्माण करवाया, नहरें खुदवाई, बगीचे लगवाए, जिसमें फलों वाले बगीचे उसने लगवाए, जिससे कि व्यापारिक कार्यों में वृद्धि हो सके। इसके लिए इसने एक प्रशासनिक वर्ग बनाया और उस नियुक्त किए, और उन प्रशासनिक वर्गों के अंतर्गत आइनू मुल्क मुल्तानी ने एक ग्रंथ लिखा है इंशा ए महाख से। इससे हमें ये पता चलता है कि यदि किसी भी प्रकार के आर्थिक अधिकारी के द्वारा पत्राचार में देरी की जाती थी और आज्ञा का पालन नहीं किया जाता था, या व्यापारियों के हित पर बुरा प्रभाव पड़ता था, तो उन उच्च अधिकारियों से ये अपेक्षा की जाती थी कि वह व्यापारियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करें, और उनको अगर ऐसा करते हैं तो दंडित किया जाता था। तो इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था व्यापारियों के साथ अच्छे व्यवहार के लिए फिरोज़ तुगलक के द्वारा की गई थी, और इस प्रकार से व्यवहार के कारण व्यापार का विकास फिरोज़ तुगलक के शासनकाल में अत्यधिक बढ़ा। एक आपके स्थान है सिंध, और कहा जाता है कि सिंध के शासक के व्यापारियों के प्रति जो सहानुभूति थी उसका पता भी हमें एक ग्रंथ से चलता है, तारीख़ ए सिंध जिसका नाम है। और इस प्रकार से इन सभी व्यापारिक प्रयासों के कारण, आर्थिक प्रयासों के कारण काफ़ी सहायता इस व्यापार के विकास के लिए, उद्योग धंधों के विकास के लिए प्राप्त हुई। एक और जो उदाहरण हमें प्राप्त होता है इस संबंध में, वह है मालवा का एक शासक था जिसका नाम था होशंग शाह। कहा जाता है कि
वह खुद व्यापारी था और स्वयं घोड़ों का व्यापार करने के लिए दक्षिणी भारत में जाज नगर तक वो जाया करता था और वहाँ से हाथी प्राप्त करता था। इस प्रकार के उदाहरण भी इस काल के हमें प्राप्त होते हैं। फिर तुगलक काल के पश्चात आता है लोधी काल, और लोधी काल के अंतर्गत हम देखते हैं कि कई शासक लोधी काल के ऐसे शासक भी थे जो स्वयं व्यापारी थे, और इसी कारण उन्होंने अपने शासनकाल में व्यापारी वर्ग की सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान दिया था। लोधी शासकों के संबंध में तारीखे दाऊदी नामक ग्रंथ और सिकंदर लोधी के शासनकाल में इन ग्रंथों से हमें व्यापारिक समृद्धि का पर्याप्त वर्णन प्राप्त होता है, और यह भी हमें प्राप्त होता है इन ग्रंथों से कि व्यापारी और व्यवसायी लोग संपन्न और समृद्ध थे, और लोधी साम्राज्य में वस्तुओं की सुलभ उपलब्धि थी और उनकी कम कीमत थी, जो कि समृद्ध व्यापार का सूचक कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सल्तनत काल में विभिन्न सुल्तानों के द्वारा विकास के लिए, व्यापारिक उद्योग धंधों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के सुधार प्रशासन की दृष्टि से सुविधाएं प्रदान की गईं, और जिससे कि व्यापार की समृद्धि उनके शासनकाल में हमें दिखाई देती है। एक विशेष बात जो इस शासनकाल में हमें देखने को मिलती है सल्तनत काल में, वो यह है कि इस काल के अंतर्गत जो दस्तकारी और लघु उद्योग थे वो बहुत ही कम मात्रा में थे, और कृषि उत्पादन का जो कार्य हुआ करता था वो केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही हुआ करता था, और वस्तु उत्पादन जो होता था वह जो दूर के बाजार थे यानी लघु उद्योग के माध्यम से हाथ के जो काम किए जाते थे, दस्तकारी के काम किए जाते थे, उनको किसानों के द्वारा या उद्योगियों के द्वारा दूर के बाजारों में बेचा जाता था, जिस श्रेणी को हम व्यावसायिक दस्तकार की श्रेणी कह सकते हैं, जो कि शहरों और कस्बों में बेचा जाता था। तो इस काल के अंतर्गत हमें कुछ ही लघु उद्योग प्राप्त होते हैं, जैसे गन्ने का उत्पादन होता था और उस गन्ने के उत्पादन से गुड़ का उत्पादन किया जाता था और गुड़ बनाया जाता था, जो कि उस समय की दैनिक आवश्यकता थी। इसके अलावा लघु उद्योगों में, हस्त उद्योगों में यदि हम देखें, उदाहरण ग्राम समाज के अंतर्गत देखें उस काल के अंतर्गत, तो कुछ दस्तकारी उस समय उत्पन्न हो चुके थे, जिसमें हम ले सकते हैं सुनार, लोहार, खाती, चमार, कुम्हार आदि एक ऐसा वर्ग उस काल में उत्पन्न हुआ जो कि दस्तकारी से संबंधित विभिन्न कार्यों में दक्ष पाया जाता था, और किसानों की और स्थानीय जो व्यक्ति थे उनकी मांग के अनुसार वो वस्तुओं का निर्माण करने लगे थे, जिसे कि हम स्थानीय गृह उद्योग भी कह सकते हैं। और इन गृह उद्योगों के संबंध में जो लेन देन का कार्य हुआ करता था वो वस्तु विनिमय के माध्यम से हुआ करता था, यानी एक अनाज के देना और कोई लोहे की सामग्री प्राप्त करना या कुछ लकड़ी की वस्तु प्राप्त करना, तो लेन देन का जो था वस्तु विनिमय माध्यम पाया जाता था, जो कि सल्तनत काल तक चलता रहा। मुगल काल के अंतर्गत इसमें हमें परिवर्तन देखने को मिलता है और कृषि पर आश्रित जितने भी गृह उद्योग थे धीरे धीरे वो व्यावसायिक वस्तु उत्पादन में परिवर्तित होने लगे। तो उसका अध्ययन हम मुगल काल में व्यापार और वाणिज्य की जो स्थिति है इसके बाद जो हम पढ़ेंगे उसके अंतर्गत हम देखेंगे। तो ये था आपके सल्तनत काल में व्यापार और वाणिज्य का विकास। धन्यवाद।